तो चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं अपने इस दी मुकेश खन्ना शो को। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो न महाभारत में थे न शक्तिमान में थे, फिर भी मैं उनको बुलाना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे काफी करीब रहे हैं। नाम जूनियर है उनका, लेकिन काफी लोगों के सीनियर है वो। मैंने उनके साथ एक सीरियल में काम किया है। मैंने अपने भाई साहब की प्रोडक्शन की फिल्म को उन्हें डायरेक्शन करने को दिया है। अगर अब तक आपने नहीं पहचाना हो तो मैं आपको बता दूं, जूनियर के जूनियर और सीनियर के सीनियर इस इंडस्ट्री के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर, जिन्होंने पुराने दिन भी देखे और आज के भी दिन देखे हैं, पूरी इंडस्ट्री का कलर देख चुके हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसे कलाकार को जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जिसे आप लोगों ने बहुत उठाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जूनियर महमूद की। आइए पेश किया जाए जूनियर महमूद जी को। अरे वाह भैया वाह। पहले इसको बंद कर देते हैं क्योंकि आज तो मुकेश खन्ना शो, भैया के शो में बहुत बातें करनी मुझे। लेट्स मीटिंग। कहाँ हो भैया? आओ जूनियर। ये नहीं, ये या फिर ये बैठो। शुक्रिया शुक्रिया भैया। बहुत खुशी हुई जूनियर, और तुम को मैं बता दूं कि तुम मेरे इस शो के जब तुम्हारा नाम ऐड हुआ उसके 2 मिनट पहले भी मैंने नहीं सोचा था कि जूनियर को मैं इस शो में डालूं। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। क्योंकि तुम मेरे इस शो के सबसे पहले सरप्राइज गेस्ट हो। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तुम सडनली आ गए किसी और काम के लिए, और हमारे दिमाग में आ गया कि चलो इनको क्यों नहीं पकड़ लिया जाए। इट वाज वेरी नाइस ऑफ यू, तुमने फटाक से एक्सेप्ट कर लिया। मैं पुराने लोगों की या सीनियर लोगों की खूबी यही बताता हूँ या बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि पुराने लोग प्यार बांटने में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और ये आपने मुझसे मेरे साथ शेयर किया है, ना कि मुझे खुशी हुई बल्कि बेहद खुशी हो रही है मुझे। नहीं देखो क्या जूनियर, मैं बता दूं, तुम उस एरा के हो जी। तुमने पुराना सीनियरों को भी झेला है जी। या उनकी इज्जत की है, जी। और तुमने नए लोगों के साथ में भी काम किया, जी। उनको भी तुमने काम करने का तरीका दिया। तो यू आर अ लिंक बिटवीन दोस टू खानदान। यस यस, एनी टाइम। इसलिए तुम्हारे अंदर वो तहजीब है जो आज के, माफ करना बोलना नहीं चाहिए, जी। बट आज के एक्टर्स ये है कि आते के बाद पूछते कब छोड़ोगे मुझे। जी। 30 सीरियलें कर रहे होते हैं या श्यूरी के कर रहे होते हैं। उस जमाने में आते थे तो बैठ जाते थे, और बैठ के फिर जो बातें होती थी, जी जी। यूसुफ भाई की बात करूं कि वो इतना अच्छा बोलते थे कि हम ऐसे करके सुनते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक पुराने जमाने के actor। करिश्मा कहते हैं। करिश्मा कहते हैं। और तुमने वो देखा है। आई एम हैप्पी दैट यू हैव गॉन थ्रू। आई एम लकी। लकी, yes. आई एम लकी इनफ, यू नो। बट मैं अगर कहीं से शुरुआत करूं तो मैं ये बताना भी चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये उन एक्टरों में से है जिन्होंने रियल मायने में एक्टर बन के दिखाया। जी जी। इनको पता भी नहीं होगा कि इतने बड़े एक्टर महमूद साहब के साथ में ये सडनली ये जुड़ जाएंगे और लोग इनको जूनियर महमूद करना शुरू करेंगे। इन्होंने एक्टर बनने की परिभाषा को पूरे का पूरा सार्थक किया है। तो तुम्हारी जिंदगी स्ट्रगल से हुई या बहुत स्मूथली तुम? नहीं भैया, बहुत ही यानी कि बड़ा बदमाशा इंसान बच्चा रहा मैं शुरू से ही, जैसे हर बच्चा होता है। मैं भी एक बड़ी फैमिली का छोटा सा बच्चा था, और डैडी मेरे रेलवे में थे। और उस दौर में मेरे ख्याल से उन्हें 320 रुपया महीने की तनख्वाह मिलती थी। 320 रुपये? जी। और ये मैं 66 की बात कर रहा हूँ। और 320 में पूरा घर चलता था। 6 भाई बहन चलते थे माँ बाप के साथ। कहाँ रहते थे आप? हम वडाला में। तो फिर हुआ यूँ कि मेरे बड़े भाई थे, गुजरे हैं अभी, तो वो बड़े हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, आपकी तरह थे माशाल्लाह, वेरी गुड लुकिंग। And he wanted to be an actor, like you know। अच्छा। और बड़ा इम्पर्सनेशन, बड़े बड़े मनोज साहब की कॉपी करना, महमूद साहब की कॉपी करना, जीतू भाई की कॉपी करना।
कितने बड़े थे तुम्हारे से? मुझसे होंगे 7-8 साल बड़े थे। ओके। तो सबसे बड़े भाई थे? सबसे बड़े भाई थे। तुम 4 भाइयों तुम में कौन से नंबर में हो? 3rd नंबर। ओके। तो अब वो गुड लुकिंग भी थे, हाइट भी अच्छी खासी थी, मैं तो पिद्दा ही था लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने लाइन में घुसने के लिए कोई जॉब पकड़ना चाहा तो स्टिल फोटोग्राफी उन्होंने वो कर ली। उस दौर में कैनवेंस के तौर पर वो 3 रुपए मिलते थे। ओके। ठीक है, तो ये रोजाना आके बोले आज मैंने रहमान साहब को फोटोग्राफ किया, आज मैंने नंदा जी को किया, आज मैंने जीवन अंकल की अच्छी खासी फोटोग्राफी की। अब हम इतने एक्टरों के नाम सुन सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े होते थे क्योंकि हम तो जानते थे सबको। मैं भाई को मस्का लगा यार, मैं कहा कोई चक्कर चला यार, मुझे भी शूटिंग में कहीं ले जाया कर। भाई तू बोलता बहुत है, तू मुंह खोलेगा मेरी नौकरी चली जाएगी। बोले बकवास ना करियो, ये चक्कर नहीं। उन्होंने मुझे हड़का दिया कि किसी दिन मान ही गया वो, बड़ा मैंने कन्विंस किया तो भैया मुझे वो मान ही गया। हम बस में बैठे। तुम्हें शौक था एक्टर बनने का? मैं आपको ना मैं स्टेज पे मैं अपने स्कूल में क्या हाँ हीरो था बिल्कुल। मैं अच्छा, स्कूल में तो हीरो में मस्ती बहारों का आशिक वाशिक में सब नाचता था। ठीक है, और फिर भाईजान का गाना हम गा रहे तो क्या इतने कप हासिल हुए मुझे। हाँ तो छोटी 9 साल की उम्र में मैं हीरो था, समझ लीजिए। वो तो ना अंधों में कान्हा राजा, स्कूल के दौर की बात थी। तो भैया उस बार ऐसा हुआ कि एक फिल्म बन रही थी कितना नाजुक है दिल, फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल। जॉनी वॉकर साहब मरून वो टीचर का रोल कर रहे थे बड़े, और बच्चों को पढ़ा वढ़ा रहे थे। तो एक बच्चा था उससे कुछ डायलॉग बोलना था जॉनी वॉकर जी। अब देखिए जिंदगी कैसे मोड़ लेती भैया, हम बड़ों से सुनते आए हैं, कभी कभी आप बीती बन जाती तो बहुत सुकून मिलता है। तो एक बच्चा डायलॉग भूल जाए, 1 रिटेक 2 रिटेक 3 रिटेक, रॉ स्टॉप की फिल्म में उस वक्त तो पब्लिक प्रोड्यूसर की ब्लड प्रेशर आवाज भी चलती थी कैमरे की। एक रीटेक हुआ तो उनके एक्सप्रेशन चेंज होते थे, बल्कि बाल सफेद होते थे प्रोड्यूसर के। तो एक कुर्सी होती थी, आपने भी देखा होगा उस दौर में, एक ही चेयर सेट पे होती थी, सुनने वाले बड़ा मजा लेंगे। वो चेयर होती थी डायरेक्टर की उसके पीछे अंग्रेजी में लिखा होता डायरेक्टर लिखा। अच्छा हम तो जाहिल, हम जाके पीछे खड़े हो गए डायरेक्टर की चेयर के, शूटिंग देख रहा हूँ बड़े ध्यान से। भाई को मना के बुलाया था मैं, तो देख रहा था वो बच्चे ने 4-5 रिटेक कर दिए। मैं बिल्कुल बौखला के बोला, मैं कहा क्या है, डायलॉग बोलने को आता नहीं, आ गया पिक्चर में काम करने को। और तुम्हें पता नहीं वो डायरेक्टर, तुम्हें पता नहीं? हाँ, वो हाई स्पीड में टर्न किया वो डायरेक्टर ने, मेरी तरफ देखा यूं करके, बोले बेटे ये डायलॉग आप बोल सकते हैं? अच्छा सीधा पूछा। मैं कहा इसका तो क्या, मैं जॉनी अंकल का भी बोल सकता हूँ, इतना याद हो गया मुझे। बोले उनको ये जुमला बड़ा स्ट्राइक किया कि क्या लेवल है इसका कॉन्फिडेंस का। बोले बेटे इधर आइए आप, देखो सादगी देखिए आप उस दौर की, इधर आइए, ये कुर्ता निकालिए आप। वो बच्चे ने कुर्ता निकाला, इन्हें पहनाइए, वो मैंने पहन लिया, चलो खड़े हो जाओ। मैं भैया वो गॉड गिफ्टेड होता है, कोई आपकी जिंदगी जब मोड़ लेना चाहे वो सब चीज ऊपर से तो सब बनी हुई होती है, कहानी बन जाती है। आप यकीन कीजिए जॉनी वॉकर साहब वो दौर में एक ले बॉय जिसको कहते हैं, किसको पता ही कुछ नहीं दुनिया में क्या, तो कैमरे की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, एक्टिंग की स्पेलिंग नहीं पता, शूटिंग देखने का शौक में चला गया था। पहले शॉट में मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने, और मैंने डायलॉग बोला बच्चे का, आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरे कपड़े सूख रहे थे, आने में देर हो गई, आप मार क्यों, ऐसे कोई डायलॉग था बच्चे का। मैं तोते की तरह बोल गया भैया, और तालियां वाले पिट गए, क्योंकि 4-5 रिटेक के बाद में अचानक अरे बाप रे, वो बड़े खुश हो गए, जॉनी के साथ भी हो रहे, सब हो गया, शाबाशी दी। डायरेक्टर बड़े खुश हुए कि उनकी इजाद थी नहीं, खोज उनकी थी। कौन थे डायरेक्टर? नाम याद, फिर आगे अब क्या हुआ, अब मैं तो हीरो बन गया, मेरा भाई कहाँ पर आवा, खड़ा हुआ कोने में, तो कैमरा भी रेस कर लिया, शॉट भी दे लिया, तो मेरे तेवर ही बदल गए साहब। भैया शाम को मुझे 5 रुपए मिले भैया, 5 रुपए मिले। ग्रीन नोट होती थी 5 की, आई मुझे एक पावती पे उन्होंने कुछ लिखवा लिया, मैंने भी नहीं, मैं अपने मेरा नाम NAIM स्पेलिंग थी कर दिया। साहब मैंने जब साइन किया ना भैया, मुझे उस दिन कुछ फील हुआ कि मैं कुछ बन गया हूँ। एहसास हुआ कि चलो कुछ, ये एज फैक्टर है बच्चों का, वो मेंटालिटी है। मुझे यूँ लगा मैं कुछ बन गया, मेरा साइन बन लिया जा रहा है। एक फिल्म बनी थी सुहागरा, रतन भट्टाचार्य जी, तो उसमें महमूद साहब का रोल, बड़े कॉमेडी, महमूद साहब तो हीरो से महंगे, एक हिस्ट्री है ये। तो बोले लड़का चाहिए जो उनका साले का रोल करे और उनकी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोले, महमूद साहब के, बड़ा उनका फनी कोई सीक्वेंसेस थे 2-3। बोला एक लड़का देखा मैं,
जॉनी वॉकर साहब के साथ कमाल के झगड़े में किसी ने बोला। हाँ, क्योंकि यहाँ तो जबान बहुत चलती है इंडस्ट्री की, जो मुंह से बोला गया वही कलाकार है। ये फलाने का बेटा नहीं यार, इंडस्ट्री में एक अच्छा शॉट दो ना, पूरी इंडस्ट्री में फैल जाती जी है। जी, और उसको काम भी मिलता भी बढ़िया। ये फलाने का मामू है या भतीजा, ऐसे ही होता है। उसे काम कम मिलेगा, अलबत्ता इनको एक ज्यादा अच्छा मिलेगा। शॉट दे दो, आपको जी। पूरी खबर फैल जाती है। ऐसा कुछ हुआ तो एक बंदे ने बोला, आए मेरे घर पे प्रोडक्शन इंचार्ज जो भी होते थे, तो बोले ऐसा ऐसा कि बैंड्रा में आपको आना पड़ेगा, रतन भट्टाचार्य जी से मिलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। तो अगर आएंगे ना, तो अब्बा काम पे जाते थे, अम्मी बुर्का पहनती थी, कंजर्वेटिव लोग होते थे। तो अम्मी को मैं बहुत मस्का लगा, मैं कहा अम्मी चलो ना, पूरे बावला है क्या, दो ट्रेनें बदली करनी पड़ती वडाला से, हाँ, और जाएंगे वहाँ, फिर जाना कहाँ, बांद्रा तो मैं कभी गई नहीं जिंदगी में। मैं कहा आप चलो तो सही, बड़बड़ मैं करूँ, आप खाली चलो। मुख्तसर ऐसे मैं आया वहाँ, तो रतन भट्टाचार्य जी ने मुझे अंदर बुलाया, बोले ऐसे देखिए काम करोगे, ऐसे कुछ बोला। भैया मेरे तेवर बहुत थे, मैंने कहा काम दोगे? पागल हो गए, वो पागल हो गए। एक बच्चे से एक्सपेक्ट करेगा कौन भैया? मेरे में था कुछ, मेरे भगवान ने या मालिक ने कुछ भेजा था मुझे, मैं काम दोगे? उनको यकीन हो गया कि ये डायलॉग बोल जाएगा, ये कर जाएगा। उनका प्रोडक्शन इंचार्ज बंगाली बोलते हैं, बुलाया, बंगाली इधर आओ, उनके साथ में कोने में लगी, मम्मी बात करो भैया, मुझे 60 रुपीज पर डे पे सीधा 5 से 60 पहुंच गया। हाँ जी भैया, और आप यकीन कीजिए मैं हवा में था भैया, 60 रुपया मुझे। उस वक्त तुम्हारे महबूब साहब से अब आए सेट पे हम लोग। अच्छा, वहाँ फिर शुरुआत हुई। हाँ, अब सेट में आया मैं, तो उसका गाना बड़ा मशहूर था फिल्म का, रैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, खैलेंजी भाई का म्यूजिक, लता जी का, बहुत अच्छा गाना था। राजश्री जी हीरोइन, जीतू भाई हीरो, सुहागरा। तो सेट पे आया, तो जब मैंने महमूद साहब को देखा, आप यकीन कीजिए मैं पानी कभी एकदम पिघल ही गया, बर्फ कैसे वो करके यूं ऐसे यूं हो गया। मैं कहा बाप रे, कौन है? बोला उसको, कौन लड़का कौन है? कौन है? बोला उसको, भाजन का पीर। उनका तो एक औरत, हाँ औरत था उनका। अरे बाप रे, तो राही साहब करके थे, मासूम रजा नहीं, एक दूसरे राही साहब, वो उनको उन्होंने बोले इधर बेटा इधर, चलो चलो भाईजान है, इन्हीं के आप साले बन जाओ। मुझे मालूम है भाईजान कौन है, इनकी तो कॉपी करता था मैं स्कूल में, और वो मुझे बता रहे इन्हीं के तुम साले बने हो, और वो जो डायलॉग है ना, इनको देख के आपने बोलना है ऐसा। स्कूल में कॉपी करते थे उनकी, जी, मिमिक्री करते कर चुके थे। फिर तो भाईजान बोले रिहर्सल करते बेटा, इधर अच्छा सामने खड़ा हो, इधर आ जाओगे। वो बेस में बोलते थे भाईजान, बोल बोल, ऐसा कुछ किए। उनको देख के मैं तो लाल पीला हो रहा, पसीना पसीना हो रहा। अलबत्ता मैंने रिहर्सल कैसी भी कर दी मैंने, और उनको उसमें भी कुछ उनको दिखा कि कर जाएगा, टेक कर जाएगा। तो भट्टाचार्य जी को बोले ए रतन, टेक करेंगे, टेक करेंगे। और भैया उन्होंने सीधा टेक बोल दिया, मेरे में और एक वो हो गया, अरे बाप रे अब क्या होगा, जिम्मेदारी बढ़ गई। और भैया वो टेक ओके हो गया, ओके भी कर लिया पहला टेक में। वो भाईजान पगला गया, वो उनके नजदीक होता गया मैं। वो शुरुआत थी, वो मेरी बिगनिंग भाईजान की मुलाकात थी। 2-3 दिन में इतना घुल मिल गया कि मैं ये भूल ही गया कि महमूद सीनियर साहब हैं, या ये वो धुरंधर हैं जिससे बड़े बड़े हीरो लोग कांपते हैं। कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेसिकली पर्सनल लाइफ में हर कोई इंसान ही है ना साहब। ये बात मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि ये एक इंडस्ट्री की सही चित्र इन्होंने पेश किया। जी जी जी, यहाँ पर यहाँ लिखा हो यस यस, ये महमूद साहब के इतने बड़े प्रशंसक की स्कूल में मिमिक्री किया करते थे, इन्हें क्या पता कि कभी जगह महमूद साहब को मिलना है तो छोड़ो, उनका नाम का थप्पा ले लेना है, जूनियर महमूद। तो ये दो चीजों को मैंने इसमें नोट किया। एक तो देखिए, इस इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस होता है जी जी। इस इंडस्ट्री में मुझे याद है शत्रुघ्न सिन्हा जी, यस, एक फिल्म थी जिसमें शर्मिला टैगोर के सामने जो लोग डायलॉग बोल कर गए थे, आप कान करता है, तुम चला के हटाओ, तुम ये वो, अब वो उनके आगे लग जाए, और उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे मालूम है कि अंदर से बनाया था उन्होंने, पर बनाना पड़ता है जी। और जिस दिन वो कॉन्फिडेंस लेवल एक अगर किसी ने भी देख लिया, यहाँ पर तो लोग कलाकार मांगते हैं। ये इन्होंने जो तेवर लिए ना, वही तेवर वाला आदमी आगे बढ़ता है। जी जी जी, वही तेवर वाला आगे बढ़ता है। और हाँ, तो तुमने जो किया वो प्रूव किया कि इस इंडस्ट्री में डेस्टिनी के लिए एक तो तुमको कोई सही आदमी मिल जाना चाहिए, सही वक्त पे मिला, सही वक्त पे मिला, जी। और सही वक्त पर इन्होंने इसका फायदा उठाया। जी जी जी। और मैं एक चीज जो तुम्हारे और मेरे बीच में कॉमन है, वो उसको थोड़ी देर के लिए मैं
पिन पॉइंट इसलिए करना चाहूंगा कि तुमने कहा कि तुम्हारे बड़े भाई थे जी जिनको खुद को एक्टर बनने का शौक जी था, जी और तुमको उन्होंने एक्टर बना दिया और तुम एक्टर बन गए। मेरे भी बड़े भाई थे, जी जग्गी खन्ना नाम है जिनको जी, आप जी, शायद जी, जानते भी हो। जी। वो जग्गी खन्ना एक्टर बनना चाहते थे, राज कपूर की लुक लाइक थे। मैं बीएससी एलएलबी कर रहा था, बीएससी में पास हुआ था, मुझे कोई एक्टिंग का लेना देना नहीं, और वो मेरे को लेकर जाते थे इप्टा शिप्टा उधर इधर मिलाते थे रमेश तलवार से। जी। और क्योंकि उनको एक्टर बनने के लिए फादर ने रोक दिया, फादर ने उनकी शादी करा के फैक्ट्री बिठा दिया, तो उन्होंने मेरे पर निकाला पूरा। तेरा केस थोड़ा उल्टा है, तेरे भी तेरा भाई बोलते हैं कुछ बोलना मत, मेरे भाई बोलते हैं दांत का ऐसे बंद करके पढ़ो। मैं बहुत फास्ट बोलता था, पकड़ सकते हो पकड़। मैंने क्या बोल, आप सुनते भी नहीं, बात करो नहीं करो। जी जी दिस इज व्हाट आई थिंक तुम्हारे घर में भी एक समानता है ये कि इनके भी बड़े भाई थे जी। जो इनकी जिंदगी में थे, और मेरे भी बड़े थे। मेरे बड़े भाई तो ऊपर गए, उनके तो आत्मा को शांति दे। बट जूनियर, एक बात मुझे बताओ, जी। एक तो तुम्हारा असली नाम क्या? मोहम्मद नईम सैयद। नईम सैयद। ओके, जी। बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा ये, क्योंकि जी, तुम जाने जाते हो। जी जी जूनियर। और तुमने बहुत काम किया महमूद साहब के साथ, कितने साल काम किया? मैं कितनी बताऊं, फिल्में की? मैंने भाईजान के साथ फिल्में तो 4-5 ही की मैंने, पर पैकअप के बाद जो तुम्हें मैं लाइक करते थे वो बहुत? मुझे 7वां बेटा मानते थे, 6 बच्चे उनके खुद के थे, ओके ओके ओके। मैं उनका 7वां बच्चा था उस क्योंकि तरह। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को, जो लोग कोई डुप्लीकेट बनता है या कॉपी करता है ना, तो भड़कते हाँ, जी, हैं। जैसे जी। देव साहब के जी, बारे में जी, मशहूर है, जी, जी। उसके जो हमारे जो किशोर बोलता है, मेरे को मारने को दौड़ते थे तो उसको करते थे। अब इनको देखो, महमूद साहब ने नाम भी दे दिया इनको। जी, जी। फिर उसके बाद तो तुम फिर शूटिंग पैकअप होने के बाद भी मैं जाया करता था, मुझे अच्छे लगने लगते। मतलब रिश्ता हाँ, जी रिश्ते जी बन जी गए। जी। बड़े कैसे इंसान थे? कुछ बातें बताओ यार महमूद साहब के बारे में, शायद इनको जितना पता होगा महमूद साहब के बारे में शायद किसी को नहीं पता होगा। भैया मैं एक बात शेयर करूंगा, आप पे एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप बेसिकली कलाकार हो, और कलाकार यहाँ से बिल्कुल मोम होता है, बिल्कुल मोम होता है। कोई भी आके हमें कोई कहानी सुना देगा रोने धोने की, उससे ज्यादा हम रो पड़ते हैं। और ये सच्चाई, ये फनकार की निशानी है। भाईजान की एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि भाईजान ने मुझे फोन किया, जोनी किधर है बे? मैं कहा भाईजान घर पे हूँ, सड़न में आएगा। तो उनका बंगला बन रहा था, तो टेम्पररी वहाँ रहने चले गए। कहाँ बोला? सड़न में। मैं वहाँ चला गया, भाईजान बोले कि मेरे को सुंदर चीचा चाहिए, कॉमेडियन सुंदर। अच्छा, मुझे सुंदर चीचा चाहिए, ढूंढ के लेके आ, बहुत दिन से दिखे नहीं वो। कितनी फिक्र करता था आदमी, देखिए कैसे इतना बड़ा कॉमेडियन अपनी बिरादरी वालों का कितना उनको करते थे। जी देखिए। तो मैं ढूंढता रहा, एसोसिएशन में गया, यहाँ गया वहाँ गया। वो लल्लू पाई पार्क में रहते थे अंधेरी, सुंदर अंकल। वहाँ गया तो कोई बाजू में गुजरातन लेडी आई, वो बोले तो पहले थे यहाँ वो, मगर उनके बच्चे की कुछ प्रॉब्लम होने से वो दिल्ली चले गए। ऐसा मुझे लास्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। मैं फिर भाईजान के पास गया 2-3 दिन के बाद, भाईजान मैं दिल्ली में निकल गया। नहीं, मैं सुना हूँ यहीं गया, ढूंढ के चल। मुझे हड़का देते थे वो, तो मैं तो लकीर का फकीर में चल पड़ता था। क्या उम्र थी तुम्हारी? मैं हुआ 11-12 बस जी, 11-12 जी। कद यही थी जो बड़ी तुली बात है तुम्हारी कही? नहीं, थोड़ा कम था, थोड़ा इससे थोड़ी बड़ी मतलब तुम्हारी कद। अच्छा ओके। फिर तो तुम तो मुझे याद है बहुत छोटे से बच्चे की तरह होते थे वो, तुमने जी। शम्मी कपूर की फिल्म में भी गाना गाया था, ब्रह्मचारी वगैरह में। यस यस। तो किसी ने, मेरे दोस्त हैं, उनके बहुत से चॉल्स हैं जो किराए पे चलते हैं, उसमें किसी ने बोला कि यार एक मरोल में उन्होंने सुंदर अंकल को झोला लेते हुए कुछ खरीदते हुए देखा है। अच्छा, वही बात आगे बढ़ी। हाँ, तो क्या बात कर रहा है? बोले हाँ वो कॉमेडियन सुंदर जो मनोज जी की पिक्चर में ऐसा ऐसा। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। बोले वो तू आजा इतने बजे, ऐसा। एक टूटी हुई बिल्डिंग थी, नीचे कोई पंजाबी फैमिली रहती थी, बोले वहाँ रहते हैं, मैंने उनको उस घर में आते जाते देखा। भैया मैं चला गया ढूंढ के, मैं वो पंजाबी फैमिली में गया, मैंने बेल बजाई तो अंदर से सुंदर अंकल दरवाजा खोले, आंखें कमजोर उनकी, और ये कुछ कोशिश कर रहे फोकस करने की कौन है। तो पंजाबी में बोले, वो बोलेगा भी कौन है भाई, वही बोलता क्यों नहीं, तो ऐसा करके बोले। भैया मैं रोने लगा, भैया मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उनका देखा, मैं तमतमा देखा मैंने सुंदर अंकल का, बनियान पहना हुआ। सुंदर अंकल हो अपने, वो सुंदर जो पुराने जी। अरे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं भी तो समझ रहा कि तुम किस, वही सुंदर जो कोहिनूर में दिलीप साहब के साथ हुआ है, वो तो बहुत ही मशहूर है। कितने बड़े हर छोटे से कद के होते हैं। अच्छा, महमूद साहब ने कहा उनको ढूंढ के गया, तो खैर वो हुआ, तो मुझे उन्होंने लिफाफा दिया महमूद साहब ने, बोले पहुंचा देना बूढ़ों को, ऐसे करके मुझे बोले बूढ़ों को पहुंचा देना, तू समझा तू। मैं कहा ठीक है भाईजान मैं कर दूंगा। काफी दिन बाद में मुझे पता लगा मरोल में
मैं तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के ऐसे देखे, भैया मेरी आंखों में आंसू भर गए, मैं रुआ सा हो गया, मैं बोल नहीं पाया। तो फिर मैं एक पंजाबी शुरू हो गया, तेरी कहने पाजी ओ है कौन तू ऐसे दस ऐसे करो, हाँ मम्मू जूनियर रहेगा मैं। भैया मम्मू जूनियर सुन के उनके कानों में किसी ने शीशा घोल दिया। तब तक तुम फेमस हो गए थे? जी जी जी, अनजाना वनजाना सब फिल्मों में काम किया था मैंने उनका। यादगार वादगार वो सब बने। पंडित जी यानी मनोज जी के साथ बहुत आना जाना था। की कहना पे आती ओए जूनियर, मेरा जूनियर। भैया मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा जूनियर बोलो। अच्छा, मैं बस पैर ही पकड़ गया मैं, जी पापा जी ऐसे कितना आया तू भाई। मैं कहा आइए आप बैठिए बैठिए, उनको बिठाया, जी करे सच्ची मुझे जूनियर रहेगा तू मेरा। मैं कहा जी 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 भाजी। मेरा क्यों बोला उन्होंने? वो लाड करते थे मुझे बहुत ज्यादा। किसकी बात कर रहे थे? सुंदर अंकल की। तो तुम तो जूनियर महमूद की बात की तुमने ना? हाँ, नहीं, उन्होंने सुना ये- जूनियर महमूद, तो इनको भी वो था। नहीं प्यार करते थे मुझे। जी जी हाँ। ओके। उपकार में भी था मैं। ओके। तो वो बचपन से उनके अच्छा, गोदों में उनके खेला। काम कर चुके थे पहले? जी जी अच्छा खासा। ओके ओके। अच्छा खासा। फिर मुझे बोले यहाँ कैसे आना हुआ उन्होंने। तो मैं कहा अब ऐसा है, मैं पापा जी पहले बताओ आप हो कैसे। ठीक है बोले। तो मैं कहा ऐसा है कि भाईजान ने आपको याद किया। भाईजान महमूद साहब को सब भाईजान बोलते थे। ओए महमूद बड़ा बीबा बंदा है यार, बड़ा सोना बंदा है। अच्छा क्या बोल रहा हो? मैं कुछ नहीं बोले, बॉम्बे टू गोवा में या किसी फिल्म में, नहीं सॉरी इसकी पति पत्नी की फिल्म आई थी, संजीव कुमार साहब नंदा जी बोले पति पत्नी की फिल्म में कि कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट रह गई बोले, किसी फिल्म का नाम लिया उन्होंने इसमें। तो बोले ये मुझे बोले कि ये लिफाफा आप तक पहुंचा दो, और बस ऐसे ऐसा। मगर लिफाफे को मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है। मैं पापा जी भाईजान तो भाईजान है। मैं कहा आपको इस बच्चे की ज़रूरत पड़े तो ये नंबर है, किसी से भी फ़ोन करवा देना मुझे, रात के चाहे 2 बजे हो या फजर के 2 बजे हो, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। हाँ तो मैं तो चाह भी नहीं पूछ सकता था, मैं काश कुछ हैगा ही कोई नहीं यार। ऐसा बोले ये दोस्त ना कर है ना यार, ऐसे करके पूरा मैनेज कर रहे हो। और मैं क्या बोलूँ भैया, मैं तो सीना मेरा चीर चुका था वो। तो खैर मैंने दिया तो यूँ करके, और लिफाफे को ऐसा यूँ तोला उन्होंने, ऐसे करके मैं देख रहा हूँ उनको। लिफाफे को थोड़ा खाकी कहता वो यार बड़े पहने बड़े पैसे बहुत है। मैंने नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं पता। पाजी बोलते उस्ताद ने क्या कि तू पहुँचा दे, मैं आ गया पापा जी, और मैं नंबर ध्यान रखना मेरा नंबर, मैंने फ़ोन करना उसी कहते जिंदा रहो पुत्र जिंदा रहो की तरह। तो मैं जाने लगा, फिर आवाज़ ही पीछे से, अरे जूनियर इधर आ यार, ध्यान रखना बेटा, अपने उस्ताद को छोड़ना मत बोले। इतना बड़ा आदमी इंडस्ट्री में पैदा नहीं होगा, ये 8वां या 9वां लिफाफा भिजवाया उसने मुझे। अच्छा। आखिरी इंस्टॉलमेंट के नाम के। अच्छा, तो क्या समझ तुम्हारे से सकते पहले भी वो कई बार किसी को ढूंढ के भिजवाते थे वो। ये अच्छे इंसान की पहचान थी महमूद साहब। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा कॉमेडियन अपनी बिरादरी में, अपनी फैमिली में कैसे रह सकते? कोई नहीं देखता सर, मैं बताऊं महमूद जूनियर, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का माई बाप नहीं। ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 25 साल में मामला खराब हुआ। अब 25 साल में जी, जी। क्योंकि अदरवाइज आप पुराने जमाने के भी एक्टरों को देखो ना, जिसमें आपने सुंदरी नाम बनाया, आप भारत भूषण की बात करते हो, आप भगवान दादा की बात करते हो, मुखरी साहब की बात करते हो। इन सब लोगों ने जब काम किया था तो पैसे ऐसे ऐसे आते थे और पैसे वैसे खत्म भी हो जाते, और उन लोगों को रहने की आदत थी। किसी को भी शौक नहीं था कि कुछ प्रॉपर्टी बनाए। वही एक्टर जब लास्ट फेज में पहुंचे तो मुझे शिकायत है जी कि आप उनसे इतना एंटरटेन्ड हुए हो, किसी ने बढ़कर हेल्प किया नहीं की। भगवान दादा की पूरी फिल्मों के राइट्स कोई खा गया, कहां से कहां आ गए थे। भारत भूषण की 15 गाड़ियां होती थी, सड़क पे आ गए थे, किसी ने उनको हेल्प। ये हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक मुझे शिकायत है। पर उसमें अगर महमूद साहब जैसे लोग हैं कि वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माफ करना, ये आज के एक्टरों में नहीं होगा, ये माफ करना, ये हमारे पुरानी खानदानी लोग जिसको ये जानता है। जी इन्होंने 15 गाड़ियों की बात की, तो मैं एक फिल्म बनी थी मेरा मुन्ना, उसमें रहमान साहब नूतन आंटी थे और सारिका, बेबी सारिका मेन थी, छोटी सी लड़का बनी थी वो। तो जब मेरा भी एक डांस वांस था, मेरा गाना था उसमें, तो मैं रहमान साहब को देख के चौंक गया कि देखो चौधरी का चांद, ये सब और बड़ी फिल्मों में काम किए, बड़े एक्टर।
तो उनका मेकअप मैन किसी और मेकअप मैन को बोल रहा था कि साहब की 7 गाड़ियां हैं, 7, और संडे को एक गाड़ी होती है, वो मंडे को नहीं होती, और जो मंडे को होती है वो ट्यूसडे को। सर ऐसी लाइफ जी, ये लाइफ जी। हमारे मैं पुराने एक्टरों की तारीफ भी बहुत करता हूँ, लेकिन उनकी इस कमी को भी करता हूँ कि सिर्फ, जहाँ तक मैं जानता नहीं याद कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, राजेंद्र कुमार जी सिर्फ, जिसको जुबली कुमार कहते हैं, जिनकी 6 फिल्में एक लाइन में होती थी, जुबली। आई थिंक ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी लेना या अपनी एक कंपनी खोलना, इन्वेस्ट करना, ये उनको पहले इंसान थे, क्योंकि जिस तरह से वो सक्सेसफुल थे और कुछ सालों के बाद उनको कोई पूछता नहीं था। अगर कोई और एक्टर होता ना, फ्रस्ट्रेशन में मर जाता। लेकिन इनके पास लिबर्टी शर्ट्स थी, पता नहीं उनकी डिम्पल थिएटर बना दिया होगा। ये नॉलेज राजेंद्र कुमार के बाद आज गिनती करते करते आऊं तो शक्ति कपूर जो मेरे साथ पढ़ चुका है, वो मुझे खुद कहता है, मुकेश मेरे 18 दुकानें आए, मुझे पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, पर उन्हें बताया, मैं मतलब नंबर में गलत हो सकती है, लाइन में मैंने ये करी है, मैं उनको भाड़े पे देता रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा तूने इतना इन्वेस्टमेंट किया? बोला हाँ मुकेश मैं ले लेता हूँ। और पता है किसने मुझे बताया? मैंने कहा कौन? बोला जीतू भाई। जीतू भाई मुझे बोलते थे क्या लिया तूने? मैंने वो खरीद दिया, एक फ्लैट, वो दुकान खरीद दी। अच्छा उसके पास वाली दुकान भी खरीदी। अरे वाह। जीतू भाई को भी, और जीतू भाई को उसके भाई ने दी थी, नॉलेज में जानता हूँ, उनके भाई को भी जानता हूँ, जीतू भाई मेरी भाई साहब की फिल्म में हीरो थे। जी। इंसान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के एक्टरों को इन्वेस्टमेंट करना आ गया है। आज आप हर दूसरे एक्टर को पूछोगे, उसने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ली। उस जमाने में अगर ये भारत भूषण जी, ये सिर्फ अपनी टैलेंट पर जीते थे। टैलेंट इनका आपका ये खुद एक इंस्ट्रूमेंट, अंदरूनी यकीन था सर कि जो आज का दिन मेरा गुजरा है वैसे कल भी गुजरेगा। और मेरे दोस्त जो मेरे साथ हैं, ये फर्क है पुराने लोगों में और आज के लोगों में। जी। जो आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं उस शख्स को पकड़ कर लाया हूँ जो इधर भी देख चुका, इधर भी देख चुका। मैं इनको देखिए, मैं इनके साथ ज्यादा काम नहीं कर चुका। जी। मैं जिसके आपकी इस शो में मैंने कहा था महाभारत के कलाकारों को लाऊंगा, मैं शायद शक्तिमान के भी लेकर आऊंगा, लेकिन आज मेरे को सडनली ये अगेन मैं कहूँगा ये दिस इज कोइंसिडेंस कि इनका मेरे ऑफिस में अचानक मेरे काम से आ गए, बातें करते जाने लगे, तो हमने कॉलर पकड़ लिया। मैंने कहा करते हो 5 बजे। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको सरप्राइज गेस्ट में ऐसे शख्स को मिला रहा हूँ जो आपको, जिसने आज के एक्टरों के साथ भी काम किया है। जैसे मैंने कहूँ कि मेरा इनके साथ नाता क्या, 2 तरह से नाता है मेरा। एक तो मैंने इनके साथ एक सीरियल की है, नाम तुम्हें याद होगा जी, राजश्री, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, जिसमें ये मेरे घर संभालते थे, मेरे बंगले को संभालते थे, पुरुषोत्तम देवान के। वहां भी मैंने देखा इनका डेडिकेशन, आके बैठे रहते थे। और एक दूसरा जो मेरा इनके साथ रिश्ता है कि मैं नहीं कहूँगा, मेरे बड़े भाई वेद खन्ना जी, जिनकी आत्मा को शांति मिले, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, मराठी फिल्म, उनका डायरेक्शन हमने दिया था, अर्धा गंगू अर्धा कुंडिया। गणपती देवा भावून या हो दुःखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात। महिमा तुमचा तुम तो देवगणात, या मंडपी मंगल मूर्ती क्षणात। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। अगर ये मुकेश जी नहीं होते, आज का कोई प्रोड्यूसर या एक्टर होता, वो पहले इसका जिक्र करता कि मेरी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की है। ये अंतर है। ये अंतर का मतलब सिर्फ इतना है कि अदब का दायरा, अपब्रिंगिंग है। और मैं चाहूंगा सुनने वाले मेरी बात ना माने, पर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि आपका पड़ोस बोले क्या बच्चा है आपका, क्या होना चाहिए, यही तो ऊपर लेके जाते हैं आप। अदरवाइज तो क्या पैसे क्या होते हैं, पैसे कुछ नहीं होते। तो जुनियर, क्या तेरा रहा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग डायरेक्शन ऑफ अर्धा गंगू अर्धा कुंडिया? आई एंजॉयड एवरी बीट ऑफ इट, हर मोमेंट मैंने एंजॉय किया। आपको बता दें ये नॉर्थ से है, नॉर्थ बेसिकली बॉम्बे पैदा हुए हैं, पंजाब। तो पंजाबी लोग मराठी कम बोलते हैं। तो हमने भैया से बात तो कर ली, मेन विलन बना दिया उनको कि भैया को बाबूराव बना देंगे, और बाबूराव ये आमची ताकत, ये मेरा डायलॉग था, आमची ताकत, ये तके कलाम था, पॉलिटिशियन। हाँ, ये तके कलाम था, आमची ताकत।
तो उन्होंने अलग अलग मॉड्यूलेशन में अलग अलग ढंग से बोला, तो मैंने आपस में डिस्कस किया। मैं कहा अपन फाइनल में भैया को मना के डबिंग कर लेंगे। और आप देखिए, दिखावा नहीं बल्कि डेडिकेशन की बात है कि इन्होंने मराठी को कितना घोड़ के पूरी खुद इन्होंने डबिंग की, जो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। थिएटर में लोग किसी बैठते से हैं, डबिंग नहीं करवाई मैंने आज। ना सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट कोणी दिलं? आम्ही. आमची ताकद. प्रत्येकदा आम्ही आमच्या स्वतःच्या ताकदीवर निवडून येतो. समजलं का? आम्ही बापूराव लांडगे. आम्ही जिंकून येतो. आम्ही जिंकून येणार. अहो बापराव, तुमच्या समोर जो बी कोणी उभा राहिला ना, समजा अगदी आडवाच झाला. आमची ताकद. अहो राजा भाऊ, एक तर रस्त्यावर येऊन पार भिकेला लागला. आमची ताकद. बापराव, तुमचा आवाज नुसता ज्याने कोणी ऐकला ना, भले अंमलदार तुमच्या समोर अगदी कमरेत वाकून सलाम करतात. आमची ताकद. अहो राजा भाऊ, तुकाराम महाराज काय म्हणाले? तुकाराम महाराज काय म्हणाले? पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा, त्याचा दिदी लोकी झेंडा. आमची ताकद. काय म्हणाला? आम्ही नाही, तुकाराम महाराज म्हणाले. आम्ही कोण म्हणणार पामर? मी तर म्हणतो बापराव, यंदाला तुम्हीच मुख्यमंत्री होणार बघा. आपली चॅलेंज आहे. होय. म्हणजे निवडणूक नगरपालिकेची, हो. आणि निवडून आल्यावर आम्ही मुख्यमंत्री होणार. रामभाऊ, काही चुकलं का हो? आता काय का बसा. तुका म्हणे बापू, तुकाराम महाराज म्हणतायत, तुका म्हणे बापू, करू नको चिंता, येईल नगरावरी आपुलीच सत्ता. वा वा. तुकाराम महाराज काय काय म्हणून गेलेत आमच्याविषयी. चला निघा, कामाला लागा. हा चला तुकाराम महाराज, आणि लागूया अगोदर क्या है जूनियर, मेरी एक मैं कमजोरी बता दूं। मेरी कमजोरी मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। मैं रीजनल फिल्म में बहुत कम की है मैंने जी। और उसके पीछे कारण ये कि अगर मैं हाँ कह दूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इनको भी पता होगा, इंडस्ट्री में इतने एक्टर बैठे हुए हैं जो आज की जनरेशन के हैं, जो लोग तेलुगु फिल्म करने जाते हैं तो उनकी जब शूटिंग खत्म होती है तो फोन आया था, सुरेंद्र पाल भी मैं बोल सकता हूँ, मेरे को बोलता है, मेरे को फोन आता है, आप उस होटल को मत छोड़िएगा, एक और फिल्म आपको करनी है। और बोलते मैं महीनों पड़े रहते थे। और मैंने एक फिल्म की सिर्फ, धना 27 धना 21 करके, टपोरी नंबर 21, उसमें मेरे डायलॉग्स पूरे भरे पड़े थे। मैं कमिश्नर, ये लड़की मेरी, और एक लड़का हीरो है, वो टपोरी है, और वो उसके साथ चिढ़ता है और वो बोलता है मैं तेरी लड़की को उठा के लाऊंगा, बोलता है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, उन्नू। अब उनके वर्ड्स होते हैं, यवंडी दवंडी, अब उनके हमको कुछ पता नहीं होता है। जी। पर मैंने जैसे कहा कि कुछ एक्टर लोग फिक्र नहीं करते क्या इमोशन ना चाहिए, और या ना गुस्से का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे को नहीं, मेरे को लगा कि युन्नू पुन्नू युवानू, तो मैं एक करके, तो उसकी जब डबिंग की टाइम आया, जब फिल्म खत्म हो गई, मतलब मेरे पास नीची रोल था। मतलब कई लोग हमारे यहाँ तो कहते हैं, जितने लोग साउथ में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पैसे मांगे, जी। पर मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जी। मेरे को कन्विंस किया उसने, मैं सर आप कमिश्नर, डॉक्टर, टपोरी, आपकी स्टोरी फुल। और तो मैंने कहा डबिंग, बोला डायरेक्टर ने कहा सर आपको डबिंग मैं चाहूँगा, आपकी आवाज़ नहीं मिलेगी। मैंने कहा हाँ यार क्या कर सकते हैं, पर करते हैं। पर देखो एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों की लैंग्वेज में थोड़ी सी एक स्लैंग होती है, मैंने कहा वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और करते ना, कोशिश करते। मैंने कहा ठीक है, एक दिन जा डबिंग थिएटर बुक किया, जाने के पहले मेरी फ्लाइट थी शाम की, टेस्ट लिया, मैं बोल गया, अच्छा बोल गया, पर बाद में बाहर आया तो मैंने कहा क्या है, बोला नहीं आपकी बात तो सही है, यूर साउंडिंग लेकर मुंबई का है, मुंबई का है। फिर मैंने कहा तू किसी से करवा दे, और मुझे खुशी है कि उसको एक अच्छा आर्टिस्ट शायद महाभारत का मिला होगा जो मेरी डबिंग कर चुका था, हैवी वॉइस, बिकॉज उसकी आवाज अगर नहीं होगी तो, क्योंकि मैंने वो फिल्म फिर हिंदी में देखी, उसमें तेलुगु भी देखी है, वो मतलब धना 51 है उसका नाम, तो हिंदी में ये लोग आजकल तो आदत है डबिंग करवा के, मैंने वो भी देखी, वो मेरी पूरी की पूरी नीचे जमीन पर लेकर आया आवाज, जिसको डबिंग किया, आवाज 60%। तेलुगु में मैं अच्छा लग रहा हूँ, और इसके अंदर ये और
और यहाँ हिंदी ना दे दो, मैंने कहा क्या करते हैं, तो मुझसे पूछते मैं हिंदी में डब कर कर देता। हाँ, बिल्कुल। सो ये है जूनियर साहब, और है तो जूनियर लेकिन कईयों के सीनियर। इन्हें आप छोटा मत समझिएगा, कद छोटी है बट ये बहुत पहुंची हुई हैं। इन्होंने बड़े बड़े लोगों और इन्होंने शोज किए हैं। आई थिंक जो एक परंपरा आज भी चली आती है, कुछ लोग जैसे हमारे महाभारत में भी एक बहुत बड़ा योद्धा है जिसका नाम है अर्जुन फिरोज, वो भी आज भी गाने गाता है स्टेज पे। ये वो है जो स्टेज को आज भी शोभायमान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाते हो, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जॉनी विस्की हुआ करते थे, जी 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 जी। जिनकी डेथ हो गई। उनके साथ मैं हॉलैंड गया था, गए होंगे वहाँ पर बहुत इंडियंस बैठे हुए। तो हाँ, तो आई थिंक हमारी किससे मुलाकात लंदन वाले से उन्होंने करवाई थी, मेरे किसी मतलब हम इसी शोज के दौरान मुलाकात हुए। तो अभी भी करते हो शोज? अभी भी करता हूँ, बहुत रश के करता हूँ सर। और मैं आउट ऑफ इंडिया भी और जी, इंडिया वो बुलाते हैं मुझे, चूंकि मेरी उम्र नजर नहीं आती परफॉर्मेंस करते हुए, हाँ, इसलिए लोग नहीं, एंजॉय नहीं, करते हैं और मैं भी एंजॉय करता हूँ बहुत। और जब क्या पैदा करते हो तुम महमूद के मैं डांस भी कर लेता हूँ, गा भी लेता गाते हो? हूँ। अक्सर बोलता हूँ जहाँ ना समझ पब्लिक होती वहाँ गा लेता हूँ। ओके, पकड़े नहीं मेरे को। बाकी डांस करेगा, खासी कॉमेडी वॉमेडी, लतीफे वतीफे हैं, स्टैंड अप स्टाइल से। मिमिक्री करते हो? जी, मिमिक्री नहीं, कॉमेडी खाके जो होते हैं हाँ, खाके। वो मगर इंडिविजुअल अकेले। नॉट एन आर्टिस्ट और क्यों मिमिक्री? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ महमूद साहब की है, जी, एक भाईजान अपना नाम रखा। हाँ, महमूद साहब, बस ओनली उनका कुछ डांस उनके आप देखेंगे स्टेज पे, मुझे तो वो यकीन ही नहीं करेंगे भैया इस एज में कि मैं ऐसा करता हूँ। मैं तो ये बस ये दुआओं का असर है। नहीं मतलब मैं भी तुम्हें उसी तरह से जानता हूँ, क्योंकि हमने एक तो प्यार का दर्द मीठा मीठा किया। राष्ट्रीय वरुण ने कन्विंस किया मेरे को, बुलाया वहाँ पर जाके हम लोग रेस्टोरेंट में, बेटा बोला सर ऐसा है, रोल है, पुरुषोत्तम दीवान है, आपकी फैमिली है, आपका बेटा जो है शादी के बारे में नहीं जानता, एक लड़की कुल्लू की है जिसको जो पूरी की पूरी पारिवारिक है, तो कैसे, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैंने हाँ कर दिया आफ्टर लॉन्ग टाइम। और वहाँ हमारी इनसे मुलाकात होती थी, इनको भी पता है 30 में से 25 दिन उनको इधर फिल्म सिटी में जाके बैठना पड़ता था, जो मुझे रास नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं, टाइम पास करना होता था। वहाँ तो ये होता था कि पूरे का पूरा लॉन्ग शॉट लो पहले और उसके बाद झोपड़े बना के सबके क्लोजअप्स फिर आप बैठे हुए, हम लोग बैठते थे, ये भी आके बैठे थे। बड़े शॉट होता था, दिन में एक शॉट आएगा या 2 सीन आएगा, एक सीन आएगा, बट डेडिकेशन इनका देखा है और सुना है पुराने जमाने के एक्टरों का। मुझे कभी को कौन सुनाता था, शायद मुझे भगवान दादा ने एक बार कहा था, मैं एक जगह शूटिंग कर रहा था, मैं बैठा जैसे तो अंदर भगवान साहब बैठे हुए थे, साथ में हुआ होगा, तो मैं जैसे एंटर किया, मैंने नमस्कार किया, कैसे, अरे मुकेश आओ आओ बैठो। मैं बैठा 2 मिनट में मैंने मेकअप, मैंने को कहा चल शुरू हो जा, और मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया मेरे के सामने। पता क्या बोलते, मुकेश हमने बड़े बड़े एक्टरों को देखा है, आते हैं शॉर्ट के मेकअप में बैठते हैं, चाय मंगाते हैं, ब्रेकफास्ट मंगाते हैं, 1 घंटे के बाद मैंने कहा नहीं सर मैं आता नहीं करता, मतलब बहुत अच्छा करते हैं। तो वो मैंने एक चीज मेरे अंदर एटीट्यूड थी, तो मेरे को जाके बैठ के बातें करना नहीं पसंद आता था जितना कि मैंने कहा मेरे को शॉर्ट बताओ कब करना है और कब करके निकलना है, तो मैंने वो प्यार का दर्द किया। आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। और हम लोग हर शॉट के बाद जब दूसरा शॉट लगता था, बीच में लाइटिंग में थोड़ा वक्त जाता है, तो वक्त हम साथ में बिताया करते थे। बहुत कमाल का रोल था। आज भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते, मुझे याद है मैं लंदन एयरपोर्ट पे वॉक कर रहा था, जा रहा था, तो पीछे से एक लड़की, नहीं लंदन में थी, इधर बॉम्बे एयरपोर्ट में ही, वो लड़की ऐसे सडनली बैग को लेते लेते आई और मैंने क्रॉस किया, वो लड़की ऐसे चली गई, सडनली कहा अंकल, मैंने टर्न किया, बोला, मैंने कहा यस आई विश आई हैड अ नानू लाइक यू। अरे बाबा, नानू लाइक यू, गुड गुड गुड। इट वाज अ गुड रोल, इसलिए मैंने किया। जी जी। दूसरा मुझे जो एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, वही मराठी फिल्म का, तो हम लोगों ने, मैं इनकी कदर करता हूँ। ये एक इतने पुराने होने के बाद में भी कहीं भी इनके अंदर वो नहीं है, ये जो होता है ना आजकल के, मैं अपने महाभारत के आर्टिस्टों को भी बोलता था, मैंने कहा देखो ये आप लोग कॉलर अप करके चलते, फंक्शन में जाते थे ना, तो अर्जुन युधिष्ठिर ये और वो, और ये ना ऐसी चालू जाती थी। मैंने कहा देखो तो ये कॉलर अप मत कर, ये तेरी कोई मानता नहीं है, ये हमारे देश के जो है ना ये भोले वाले इंसान, भोले वाले, वो तुझ में अर्जुन देखते हैं, मुझ में भीष्म देखते हैं, इसमें दुर्योधन देखते हैं। ही वाज डाउन टू अर्थ मैन, क्योंकि मैंने जब भी इनसे मिला हूँ, कहीं इनके दिमाग में ये नहीं है, मुझे तो लगता है तुम मेरे सीनियर थे, नहीं मैं सीनियर हूँ, ये भी मेरे सीनियर है, तभी तो कहता हूँ कि नाम इनका जूनियर है पर एक कईयों के सीनियर है। और ये बात मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे चैनल पे एक नया एक सेक्शन डाल दिया, सरप्राइज गेस्ट, तो यू आर द फर्स्ट सरप्राइज गेस्ट इन माय शो। तो और कुछ बताना चाहेंगे जिंदगी के बारे में अपने? कुछ जिंदगी में जहाँ तक समझ रहा हूँ भैया,
मैंने बड़ों से इंडस्ट्री कैसे लगती है आपको? स्ट्रगल वाली इंडस्ट्री है अच्छी? यहाँ देखिए आज सुशांत के मर्डर के बाद में, सुशांत के बाद में लोग डरते हैं इंडस्ट्री मैं में। बहुत कड़वा बोलता हूँ, इसलिए बहुत कम दोस्त हैं मेरे इंडस्ट्री में। करेक्ट कड़वा बोलने से ये होता है कि आपकी मोहब्बत बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप उसके वेल विशर हैं, करेक्ट कि उसकी कमियां गिनवा रहे हैं आप। करेक्ट। तो वो उनको बुरा लगता बुरा है, लगता ऐसा से कम थे, इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। पर स्ट्रगलर वो लोग हैं या उनका स्ट्रगल है सर, जो हमारी उम्र के या सीनियर हैं। लेट्स फेस द फैक्ट, यू नो, एंड दिस इज अ फैक्ट। एक कड़वा है लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चे जो आते हैं उनका वे ऑफ लिविंग और उनका बर्ताव अलग, वगैरह मॉरल वैल्यू अलग, जी, तो अगर इज्जत नहीं बड़ों को देते हम हैं। वहाँ बैठेंगे तो लड़कियां सिगरेट नहीं पियेंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो करनी काटते हैं कि forget it, get somebody else in. ये बात मेरे को किसी एक और एक्टर ने भी कही थी, बेटा जी। मुकेश जी। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये जो नए नए लोग काम करते हैं ना, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। नहीं। आप वो बोले कि काय को रिस्पेक्ट देवे क्योंकि आप पुराने एक्टर हैं, ये नहीं साहब, ये तहजीब होती है। एक एक्टर सीनियर जूनियर, जी। सीनियर जूनियर का मीनिंग होता है, जी, जी। वो नहीं करते। तो मुझे एक शिकायत नहीं आज के एक्टरों से, पर तुम लाइफ का तकाजा है, ये एक मोबाइल की लाइफ है, सोशल मीडिया की लाइफ है। जी, जी। ये सडनली लोग अंगूठा ऊपर करते तो आदमी सडनली रहता, पूरा वर्ल्ड उसको जानता जी। है। लेकिन आप राजेंद्र कुमार से क्या आगे क्रॉस करोगे, नहीं। जाके एक साथ में 6 फिल्में सिल्वर जुबली जुबली कर दी से- या आप राजेश खन्ना से कितना आगे बढ़ोगे, अरे सुपरस्टार। बाप रे। वो रुमाल ऐसा पीछे फेंकते थे अपना, ऐसा मुंह करके, लड़कियां खड़ी रहती थी रुमाल उठाने, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ आवर इंडिया। ऐसे एक्टरों, दिलीप साहब, अरे बाप रे, जिन्होंने जितनी एक साल में एक फिल्म किया करते थे, 4 साल में भैया, 4 साल में 4 साल में। तब जाके उनको फिल्म फेयर अवार्ड हर फिल्म के लिए मिलता था। जी। आज लोग एक साल में 15 फिल्में करते हैं, और 15 अवार्ड ले लेते हैं, 15 अवार्ड ले लेते हैं। खरीद के। तो हमारे जमाने के जो एक्टर है, मैं कदर करता हूँ कि मुझे चाहे धर्म जी हो, चाहे मनोज कुमार जी हो, चाहे वो संजीव मैं कुमार एक का। इंसान से मैं नहीं मिल सका जिसका मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मुरीद भी हूँ, वो है मोहम्मद रफी साहब। अरे वाह, मुझे लगा कि क्यों मुझे मिलना चाहिए था, मुझे जाके कल मेरे लिए उन्होंने एक गाना, 2 गाने गाए थे। अरे वाह, अरे वाह। एक तो वक्त के शहजाद में तेरे लिए चांदी का, वो शायद किशोर कुमार ने गाया था, पर एक और गाना था जो पिक्चराइज नहीं हुआ। जी, अच्छा। तो वो मुझे जब भी मैं उनकी फोटो देखता हूँ तो मैं लगता है यार एक अच्छा लगता है मिलना। इवन आई फेल्ट कि राजेश खन्ना के लास्ट डेज में मैं क्यों नहीं जाके उनसे मिला। मुझे फील नहीं, बिल्कुल होता है। कि आप क्या एक बैग हेलो करके आते। मेरा मुकेश खन्ना और राजेश खन्ना हाँ। अच्छा लगता उनको, क्योंकि वो लास्ट के दिनों में मेरे को था कि मैं जाके मिलकर आऊं उनसे, क्योंकि मैं मुझे याद है कि उन्होंने मेरे को दर्दे दिल में शूटिंग करते हुए चांदी वली में देखा था, क्योंकि मैं उसमें टपोरी था, जैसे वो कोठे वाली ऊपर शशिकला और वो जरीना जी कट बैठती थी और नीचे से बोलता यार निकाल, तो वो खंबे पे चढ़ गया था मैं ऐसे एक लैंप पोस्ट पे, उसके सामने तो वहां से चिल्ला रहा था, पी कर आता और वो खंबे पे बैठा हुआ है लैंप पोस्ट में, और उस वक्त पूरे चांदी वाली लोग देख रहे थे शूटिंग में, शॉट दे रहा था। सडनली मेरे ऊपर बैठे बैठे नजर आई कि वहां से काका जी निकले, राजेश खन्ना, अंधेरा था थोड़ा कम ज्यादा है, मैंने देखा वो ऐसे खड़े होकर 5 मिनट 6 मिनट तक शॉट देखते रहे चले गए। That's all. We had that meeting। और एक मीटिंग हुई थी जब फर्स्ट टाइम नरेंद्र बेदी के बहुत बड़े खासम खास जी, बिल्कुल सही। और काका जी का ये था कि काका जी अगर होते तो पॉलिटिशियन बहुत बड़े, बिकॉज वो आपसे बात भी करेंगे तो देखते रहेंगे कि ये आदमी कौन है, ऊपर से नीचे तक कैसे देखते थे और ये थे वो करते। उन्होंने जब मैं से एंटर किया, मैं उनकी खूनी कर रहा था जी, और ये महाचोर कर रहे थे। जी। तो मुझे अफसोस होता है कि ये पुराने जमाने के एक्टरों को कदर क्यों नहीं करते आजकल के लोग एक्टर। इनफैक्ट दे शुड बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद सच पीपल जिसका कुछ एक्सपीरियंस शायद आपको काम आवे, लेकिन नहीं साहब, सब अपने आप को सिकंदर समझते हैं। बट अच्छी बात, दे आर टैलेंटेड, काम करते हैं। एक फील यही होता है भैया कि हम आप इतने पुराने बासमती चावल है, खुशबू देते हैं, पर आज की जो चावल है खुशबू नहीं देंगे, जो कि बहुत सैड है। ये सैड है, बड़ा सैड नोट है कि वो भी हमारी फैमिली में से, वो भी फनकार बट वो फास्ट फूड है जो जी, कुछ टाइम तक चलेगा। बाकी तो आज कौन है जिसके पास आप जिनकी फिल्में 25-25 हफ्ते चलती है। आज तो संडे तक आगे बाद आपकी फिल्म आती जी, जी। है। आप वो जमाना गया जब 25 हफ्ते की सिल्वर जुबली मैंने देखी है जी, जी, बिल्कुल सही बोल रहे तो हैं। फिर आप किस खेत की मूली हैं जो आप बड़े एक्टरों की कदर नहीं नहीं करते। करते। आपको तो होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री के सीनियर हैं, जी, जी। ये जूनियर है, इसने क्या क्या किया हुआ, जी। पूछना चाहिए इसको। एनीवे मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैं खुद नहीं बैठता, मुझे किसी के साथ बैठना पसंद नहीं है, जी। तारीफ सुनना पसंद नहीं है। खुद आके तारीफ कर जाओ तो ठीक है आपको है, लेकिन जमीन पे रहना चाहिए, तो जमीन पे रहना। तो मुझे खुशी है कि आज जिसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, आज जूनियर महमूद के साथ मेरी वार्तालाप हुई
जिसमें हमें कुछ अपनी ज़िंदगी की बातें कहीं और कुछ आपको इंडस्ट्री की बातें कहीं। मैं एक फिर से शुक्रगुजार करना कहूँगा इनको जी। कि शुक्रिया, आपने मेरा एक सिर्फ मैंने ना कोई कार्ड बनाया, ना मैंने इनविटेशन दिया नहीं, आपको, नहीं। ना मैंने फ़ोन किया 4 दिन पहले, जी। जो मैं अक्सर सबको करता हूँ कि आते हो मेरे शो में, जी जी तुम आए मेरे सामने। इसको कहते हैं तहजीब, इसको कहते हैं कि मैंने कहा जूनियर तुम अभी आए हो मेरे यहाँ पर, मैं 5 बजे शूट करने वाला था, वो आर्टिस्ट की सडनली वाइफ की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आ रहा है, तो करोगे? हाँ हाँ, मुझे अभी 3 बजे कुछ काम है, बस वो जूनियर किसके पास, जॉनी भाई के पास जा रहा हूँ, जॉनी लीवर के पास, जी। 6 बजे तक फ्री। मैंने कहा आओ 6 बजे के बाद ही आओ। 7 बजे आए हो, देखिए हम हैं, ये हैं, जी। आप हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड सीइंग हिम, होपफुली बिकॉज़ लाइफ इज सच, हर पल आपको जीना है, एग्जैक्टली हर पल जीना है साहब, दुख है सुख है, जस्ट एंजॉय। चाहे कोरोना है चाहे शुरू है, आपको जी जी आपको जीना है। अब मैंने एक साथ और भूल गए हम लोग कि मैंने क्या फिल्मों में काम किया, एक गाना किया था हमने, कोरोना को भगाओ। ओ मैं पर फर्क इतना है कि सब अलग अलग शूट करते साथ में करते। मैं अपने इस ऑफिस में बैठ के मैंने 1-2 लाइन गाई, इन्होंने अपने कहीं पर घर में बैठ गए, हाँ, तुम छोटे बैठ के अंदर घुस गए। सो एक गाना हम लोगों ने कोरोना के लिए, आजकल तो आपने देखा कि बहुत गाने बने। जी जी सो दिस इज अवर मुकेश खन्ना शो, जी। जो मैंने आपको मालूम है कि मैंने क्यों शुरू किया था। मैं इस तरह की बातें चाहता हूँ शो में, मैं फुहड़ता नहीं चाहता। मैं मुझे शायद लोग थोड़ा सा मुझे कहेंगे कि सर आप बहुत वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सही बात साबित करना चाहता हूँ, गलत बात को गलत कहने की मेरी आदत है। तो ये हमारे इस एपिसोड के हमारे ये मेहमान हैं। मुझे भी मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया। अगली बार मैं आपके पास ऐसे ही सरप्राइज गेस्ट में और भी लोगों को लाऊंगा, लेकिन अगली बार मैं आपके सामने ला रहा हूँ शक्तिमान से भी मैं कुछ कैरेक्टर को लाना चाहूँगा। मैंने महाभारत के लिए शुरू किया था, पर मैं महाभारत के भी कलाकार को लाने वाला हूँ। और अगली बार अगर मैं आपको सिर्फ एक स्क्रीन, जिसको आप क्या कहते हैं उसको ट्रेलर दे दूँ, तो हो सकता है कि मैं आपको अगली बार अपने पिताश्री से मिला। एक ही शख्स है जिनको मैं आयुष्मान भव नहीं कह सकता, वो मुझे आयुष्मान भाई कहते हैं। आप समझ गए होंगे। मैं हो सकता है कि अगली बार या तो शक्तिमान में से किसी कैरेक्टर को बनाऊं या अपने पिताश्री को बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बाय, नाइस ऑफ यू, एंजॉयड इट।